क्या एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं? आज एनसीईआरटी से आज एंजाइम्स को पढ़ते हैं। एंजाइम्स हम बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब ऑलमोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले बोलते थे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑलमोस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स में क्या एग्जांपल है हमारे पास? राइबोजाइम। राइबोजाइम जो हमारा एंजाइम है वो एक न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम्स की तरह वर्क करता है। फिर अब इसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है एंजाइम्स का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं एंजाइम्स, वो जनरली सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की एक सिंपल लेयर बनाते हैं जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस करके लग जाते हैं। देन जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। फिर टर्शरी एंजाइम्स ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये क्रिस क्रॉस चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एंजाइम्स ऐसी एक चेन बनाएंगे और इस चेन के अंदर ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्टिव साइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ये एक्टिव साइट्स बनेंगे, और इनको हम बोलते हैं क्रिवाइसिस बोलते हैं। इनको हम क्रिवाइसिस बोलते हैं या फिर पॉकेट्स बोलते हैं, और इन्हीं क्रिवाइसिस या पॉकेट्स को हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। देन हमारे पास एक्टिव साइट है, ये हमारा एंजाइम है। एंजाइम के ऊपर ये जो पॉकेट बना या क्रिवाइसिस बनी, इसको एक्टिव साइट बोला जाएगा, और यहीं पे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। एक्टिव साइट सिर्फ एक ही एक्टिव साइट्स नहीं होते हैं एंजाइम्स के ऊपर शो, हम एक ही एक्टिव साइट करते हैं, बट बहुत सारे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स के ऊपर, जिन एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है और उसके बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। और ये जो हमारा एंजाइम होता है ये कैटलाइज करता है किसी भी रिएक्शन को। कैटलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी रिएक्शन का रेट हाई कर देता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई रेट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। अब एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है? क्योंकि एंजाइम्स जो है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी क्या कर रहे हैं? रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, और एंजाइम भी रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। जो इनऑर्गेनिक मतलब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बट एनसीईआरटी में जो मेन डिफरेंस मेंशन है उसमें जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, वो इफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जबकि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो 40 डिग्री के अबव उतना प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, डैमेज हो जाते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें? थर्मोफिलिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं या जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स मिलते हैं वो नॉर्मली एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वो डैमेज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे भी। जैसे सल्फर स्प्रिंग या फिर हॉट वेंट्स में जो हमें बैक्टीरिया मिलेंगे, उनमें जो एंजाइम्स हैं वो स्टेबल हैं, आपके हाई टेम्परेचर पे 80-90 डिग्री सेल्सियस पे भी वो कैटालिटिक पावर को शो करते हैं, और यही एक्सेप्शन है। नॉर्मल एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे 40 के अबव जाने पे डैमेज हो जाते हैं, जबकि जो थर्मोफिलिक एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं, और यही थर्मल स्टेबिलिटी है। ऐसे ही एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।